नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी घिर गई है। विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी के लिए जी का जंजाल बन चुका है। बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने कल सीएम दफ्तर को नोटिस थमाकर 3 दिन में जवाब मांगा। वहीं आज उनके मंत्री आतिशी के ओएसडी को नोटिस थमाकर 24 घंटे में सवाल का जवाब मांगा है। अब ये सवाल नश्तर की तरह आम आदमी पार्टी को चुभ रहे हैं। सीएम से लेकर मंत्री तक, आम आदमी पार्टी से लेकर उनके प्रवक्ता तक दिल्ली पुलिस के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर केजरीवाल और आतिशी के पास उनके विधायकों के खरीद फरोख्त के सबूत हैं, तो वो क्यों बौखला गए? जन लोकपाल की आवाज बुलंद करके सत्ता में आई पार्टी आखिर आगे बढ़कर क्यों नहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सबूत मुहैया करा देती? या फिर ये सिर्फ पूरी सियासत है जिसमें पत्थर फेंककर भागने का खेल चल रहा है? किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, या यूं कहें कि जैसे कई मौके पर आरोप लगाने वाले केजरीवाल ने माफी मांग ली, वैसे ही इस बार भी वो माफी का रास्ता अख्तियार करेंगे। सवाल तो कई है। सवाल बीजेपी से भी है कि वाकई ऑपरेशन लोटस 2.0 का कोई प्लान दिल्ली में चल रहा है क्या? सभी सवालों को समेटकर अपने मेहमानों से लेंगे जवाब, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विधायकों की खरीद फरोख्त के साजिश के आरोप अब दिल्ली की सियासत के केंद्र में आ गया है। पहले केजरीवाल और फिर मंत्री आतिशी को क्राइम ब्रांच के नोटिस से यह मुद्दा गर्मा गया है। ईडी के समन को लेकर पहले ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी जंग चल रही है। अब क्राइम ब्रांच के सेक्शन से दोनों पार्टियों के बीच तनातनी बढ़ गई है। एक दिन पहले ही सीएम केजरीवाल को क्राइम ब्रांच ने नोटिस थमाया था और अगले दिन सुबह टीम आतिशी के घर पहुंच गई। आम आदमी पार्टी ने जो बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी दिल्ली सरकार के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रही है, उस मामले में अब क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दिया। उसी के तहत पहले अरविंद केजरीवाल को और आज आतिशी को बकायदा नोटिस क्राइम ब्रांच ने दिया है। सुबह 10 बजे के लगभग आतिशी के सरकारी बंगले पर क्राइम ब्रांच की टीम आई थी। आतिशी का इंतजार किया गया। तकरीबन 2.5 घंटे तक क्राइम ब्रांच ने आतिशी का इंतजार किया। उसके बाद जो आतिशी के स्टाफ है उनसे नोटिस रिसीव कराया। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल को भी क्राइम ब्रांच ने नोटिस दिया है और 5 फरवरी तक जवाब मांगा है। केजरीवाल को सौंपे नोटिस में क्राइम ब्रांच ने एमएलए की खरीद फरोख्त के आरोपों पर सबूत मांगे हैं। साथ ही ये भी पूछा है कि जिन 7 विधायकों को पैसे ऑफर किए उन विधायकों के नाम बताएं। क्राइम ब्रांच के नोटिस में कहा गया है कि इसके अलावा भी अगर केजरीवाल के पास ऑपरेशन लोटस का कोई सबूत है तो वो साझा करें। अरविंद केजरीवाल पहले ही क्राइम ब्रांच के नोटिस पर सवाल उठा चुके हैं। अब किसी भी सूरत में बीजेपी के सामने ना झुकने का दावा कर रहे हैं। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का ही तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? क्राइम ब्रांच के नोटिस को लेकर दिल्ली की सियासत में जबरदस्त तनातनी है और इस बीच आम आदमी पार्टी नोटिस को केजरीवाल के खिलाफ साजिश का हिस्सा बता रही है। मेरे घर आकर भी 2-3 घंटे की नौटंकी के बाद एक ये नोटिस देखे गए। अब ये नोटिस भी मजेदार है। ये नोटिस ना तो एफआईआर है, ना ये किसी प्रकार का समन्स है, ना इसमें आईपीसी की कोई धारा, ना इसमें सीआरपीसी की कोई धारा, ना इसमें पीएमएलए की कोई धारा, ना इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कोई धारा। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच 48 घंटे की नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मुझे एक चिट्ठी देके चला गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर आई थी और एक नोटिस देना चाह रही थी। 5 घंटों तक उन्होंने सड़क पर इंतजार किया
और आखिर में ये नोटिस सीएम दफ्तर के किसी स्टाफ को देके गए। ये नोटिस की कॉपी मेरे पास है, ये है नोटिस की वो कॉपी। ना इसमें कोई एफआईआर का जिक्र है, ना तो ये समन्स है, ना ये कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, ना इसमें कोई सीआरपीसी की धारा का मेंशन है, ना आईपीसी की धारा का मेंशन है। केवल और केवल व्हाइट पेपर पे ये एक खत है। दरअसल बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी दिल्ली में सरकार गिराने की साजिश रच रही है और इसके लिए कई विधायकों को करोड़ों रुपए ऑफर किए गए। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। बीजेपी की शिकायत के बाद इन आरोपों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस एक्शन में है और बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। हम फिर बार बार कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और आतिशी, इन दोनों ने जिस तरह से 3 दिन पहले दिल्ली की जनता को झूठ बोला है, उस झूठ का अंजाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। इन्होंने दावे के साथ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके साथ इनके संपर्क में हैं। तो हमने तो सीधा सा सवाल पूछा है कि आप बताइए कौन लोग संपर्क में हैं, या तो आप उनके नाम बताइए, नहीं तो जिन 7 विधायकों या 21 विधायकों की आपने बात की है उनके नाम उजागर कीजिए। और इसलिए हमने पुलिस को शिकायत कीजिए कि पूरे मामले की जांच की जाए। ये राजनीति को जिस स्तर पर ले जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये दिखाता है कि वो किस स्तर तक गिरे हुए हैं। ईडी के नोटिस की अनदेखी को बीजेपी पहले ही मुद्दा बना रही थी। अब ईडी केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई है। 7 फरवरी को ईडी की याचिका पर सुनवाई होगी। इस बीच क्राइम ब्रांच के कदम से दिल्ली की सियासी लड़ाई और बढ़ गई है। अरविंद ओझा और पंकज जैन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो खास मेहमानों से तारुफ आपका करा देते हैं। सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के थोड़ी देर में हमारे साथ वो होंगे। हरिशंकर गुप्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सवाल तो मैं चाह रही थी राजेश गुप्ता के साथ शुरुआत करूं, लेकिन वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े नहीं है। तो सबसे पहले जरा सैयद जफर इस्लाम जी से पूछ लेती हूँ। सैयद जफर इस्लाम जी, क्या वाकई दिल्ली में ऑपरेशन लोटस 2.0 चल रहा है? देखिए आप प्रीता जी, केजरीवाल जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कंधे पे बैठ के सत्ता में आए थे, लेकिन अब ये करप्शन के बेताज बादशाह बन गए और भगौड़े भी बन गए। हकीकत यह है कि, और बड़ी विचित्र स्थिति है कि ये पहले लोग स्पिट एंड रन वाली जो बात होती है ना, ये लोगों पर अलग अलग इल्जाम लगाते हैं और भाग जाते हैं, प्रूव नहीं करते हैं, माफी मांगते हैं, कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं। ये इनकी आदत हो गई है। और जब इनसे पूछा जाए तो भी भाग जाते हैं, भाई प्रूफ दो, तो भाग जाते हैं। हकीकत यह है कि इन्होंने मनगढ़ंत कहानियां हर वक्त बनाते हैं और कुछ भी कह देते हैं मीडिया में और सोचते हैं कि कभी भी इनको कोई पूछा नहीं जाएगा। आज इनसे जो उन्होंने दावे किए हैं उसके ही दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उनसे वही पूछताछ करने के लिए क्राइम ब्रांच उनके पास 3 दिन के अंदर जो है सारे सबूत के साथ पेश होने के लिए कहा है या उनके जवाब देने के लिए कहा है। अब वो सबूत दें। उन्होंने तो बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ये इनका जो विश्वास जो है ना संविधान पे है और ना देश में है, वरना ये जिस तरह से घमंड में और अहंकार के साथ ये अपने दिल्ली के इसमें असेंबली में जिस तरह से इन्होंने कही थी बातें और कि हम सबसे बड़े आदमी हैं दिल्ली के, लेकिन हकीकत है कि ये अहंकार उनको इस तरह से ले जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनको सबको पता है कि इन्होंने घोटाला एक नहीं अनेक घोटाला किया है, चाहे शराब घोटाला किया है, चाहे स्कूल घोटाला किया है, चाहे और सारे कामों में घोटाला किया है, हर जगह घोटाला है। आज भी देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो उनको चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी को पढ़ लीजिए, उससे समझ में आता है कि क्या हालत बना के रखी है दिल्ली की केजरीवाल ने। लेकिन करप्शन पे दावा करते थे कि हम करप्शन के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी के उस वक्त कितने लोगों के नाम लेते थे, किसी पे कार्रवाई नहीं की, किसी पे कार्रवाई नहीं। और जब इन पे कार्रवाई है तो छुप छुप के भागे जा रहे हैं। 5 समन आ चुका है ईडी से, एक का जवाब नहीं, एक बार डर रहे भाग रहे हैं। अब भगोड़े के जो पहचान बना चुके हैं केजरीवाल, इसलिए कि उनको पता है कि जितना करप्शन उन्होंने किया है पिछले
जब ठीक से सत्ता में है वो सिर्फ नाटक करते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाटक था और यहाँ करप्शन में हर तरह से लपेट है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं करप्शन के बेताज बादशाह बन के बैठे हैं, और इनको कहीं ना कहीं इनकी पूछताछ होगी, और इनके सारे जितने कुकर्म किए हैं, जितने करप्शन किए हैं, उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा इनको। ठीक है। राजेश गुप्ता जिस वक्त जुड़ चुके हैं, राजेश जी जरा सीधे से बताइए ना, ये नोटिस आपको नौटंकी क्यों लग रही है? देखिए, नोटिस नौटंकी इसलिए लग रही है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी के घर पे गए, मीडिया वहां पर सारी पहुंची हुई थी। किसने मीडिया को बुलाया? हमें तो मालूम नहीं था कि कोई क्राइम ब्रांच से कोई अफसर माननीय मुख्यमंत्री जी के घर पे आने वाला है। उसके बाद में जब उनसे कहा गया कि आप किस लिए आए हैं, क्या काम है, तो उन्होंने कहा कि जी हम नोटिस मुख्यमंत्री जी के हाथ में देंगे। जो भी राजनीतिक आदमी है वो इस बात को समझता है कि अगर कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट मुख्यमंत्री जी के या किसी मंत्री के घर पे आते हैं तो ऑफिस के अंदर ले लिए जाते हैं और उसकी रिसीविंग हो जाती है। कोई मुख्यमंत्री जी के हाथ में थोड़ी देता है, ये कभी भी नहीं होता। ये तो आप लोग भी समझते हैं जो कवर करते हैं। लेकिन वो वहां पे जिद करते रहे। जब उनको कहा गया कि ठीक है काम कीजिए, आप बाहर आके बताइए कि आप क्या देने आए हैं, क्यों देने आए हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बार बार कहा कि मैं मीडिया के आगे बात नहीं करूंगा। देखिए, अब दिल्ली पुलिस की एक ऐसी इमेज बनाई जा रही है कि जो दिल्ली पुलिस में सबसे बहादुर लोग हैं तो सबसे जल्दी उन मसलों को हल कर सकते हैं जो दिल्ली के लोगों की से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, वो ना करते हुए वो बेचारे क्या काम कर रहे हैं कि एक राजनीतिक कठपुतली बना के उनको छोड़ दिया गया। अब कोई करे तो करे क्या? वही वाले लोग जिनको कल आपने देखा, जो जैस्मिन शाह जी के साथ में जिनकी बात हुई, जो आपने देखा, आपने टीवी पे दिखाया, ऐसे ही आज वो माननीय आतिशी जी के घर पे पहुंच गए, जो मंत्री हैं हमारी, उनसे भी वही बातें, नहीं, वहां भी यही हुआ। मुझे ये बताइए ना, ये सब कुछ तो आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा ही है ना। आतिशी, आप मुझे याद दिला देती हूँ मैं, 27 जनवरी वो दिन था, आप शायद भूल रहे हो, 7 विधायकों के संपर्क की बात अरविंद केजरीवाल ने की थी, 25-25 करोड़ की पेशकश की बात की थी। फिर आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि उनके पास भाजपा नेताओं की रिकॉर्डिंग है। तो आपके पास तो ये मौका है कि आप इनको बेपर्दा कर सकें, आप सबूत दे सके। इसमें तो नोटिस देने की जरूरत नहीं होती, आप तो खुद ही आगे बढ़ के आपको कहना चाहिए। मतलब आप भी तो मीडिया का सहारा ले रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जहां आपको जाकर ये रिपोर्ट करनी चाहिए वहां आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए सुनिए, हमारे पास में कौन वो पैसे देने के लिए आया, कौन वो पेशकश करता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर ऐसे ही करा। अभी महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरीके से सरकार को विधायकों को किसका फोन आया सर? मेरी बात सुनिए, मैं फोन आपको आया या कैसे पैसे का ऑफर कैसे दिया गया, ये जानकारी है क्या आपके पास? ये बात जहां जरूरत होगी वहां बता दी जाएगी। अरे जरूरत के लिए तो नोटिस गया, उसमें तो नोटिस के लिए आप लोग कह रहे हैं ये तो नौटंकी है। सुनिए अब मुझे बोलने तो दीजिए, 1 मिनट तो दीजिए। नोटिस के अंदर ना कोई समन है, ना कोई दिल्ली की कोई कानून की कोई उसमें धारा लगी। क्या बात कर रहे हैं? मुझे लगा इतनी जानकारी तो आपके पास होगी, नहीं है तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। सर कोई गिरफ्तारी, एक सेकेंड सर, गिरफ्तारी के लिए तो आपको नोटिस गया नहीं है। जब गिरफ्तारी के लिए नोटिस जाता है तब आपके पास एफआईआर उसमें होगा, या आईपीसी, एससीआईसी, जो भी आप ये बातें कह रहे हैं उसमें तब दर्ज किया। ये तो सिर्फ आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो पूछताछ तो कुछ इसी तरीके से नोटिस आता है सर, उसमें थोड़ी एफआईआर होगा। आप एक बात बताइए मुझे कि मतलब अब क्या किया जाए? अगर जो आदमी जाके बताएगा कि मुझे कोई परेशानी है, पहले पुलिस उसी को तंग करेगी। अब काम यही रहेगा कि पुलिस उसको तंग करे। अरे अगर हम शिकायत करेंगे तो हमको ही बुलाया जाएगा या उनको बुलाया जाएगा जिनके खिलाफ शिकायत करी जाएगी। तो ये तो आप बताएंगे ना सर, सुनिए तो आप ये बताएंगे ना कि किसने फोन किया। ये लीजिए सर, ये रिकॉर्डिंग। अरे तो किसको बताएंगे आप? आपको जानकारी है किसका फोन आया, कैसे पैसे का ऑफर आया, ये जानकारी है। बातचीत का पूरा ऑडियो है। आतिशी ने ये कितने बहुत टाइम पहले ये बात कही थी, अभी तक क्या आपने दिल्ली पुलिस के सामने कहीं रखा? पिताजी 30 सेकंड आपकी डिबेट को, मेरे समय और आपके समय को बचाएंगे। आप मेरी बात को सुनिए प्लीज। आप बार बार कह रहे हैं कि बता दें, तो मीडिया पे थोड़ी बताई जाएगी ये बात, सही समय पे सही फोरम पे बता दी जाएगी, पहली बात। अच्छा, तो ये मीडिया के सामने आके क्यों सर? मैं माफी के साथ आपको रोकूंगी सर। नहीं सर, काउंटर सवाल तो करूंगी ना राजेश जी। अब आप ये चाहिए कि मैं काउंटर सवाल, सर मुझको समझना पड़ेगा ना, जनता भी तो सुनने और समझने के लिए बैठी है। आंसर तो हो जाए सर, आपके आंसर के बाद ही काउंटर। आपने ये कहा कि मीडिया के, एक सेकंड नहीं देने देनी ना, आपने कहा मीडिया के सामने नहीं बताएंगे। मीडिया के सामने ही तो आप ये बार बार कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी वाले खरीद फरोख्त कर रहे हैं, ऑपरेशन 2.0 लगा रहे हैं। फिर ये बात भी हम लोगों से या मीडिया के सामने नहीं कहना चाहिए था ना सर? अब बोलिए आप, अब मैं बोलूं जी? अब आप मुझे बोलने दीजिए, जैसे आप उनको बोलने दे रही थी मुझे भी बोलने दीजिए, मेरी आपसे प्रार्थना है, ठीक है? देखिए,
हमने मीडिया के सामने जाके देश की जनता को ये बताया कि जो दिल्ली पूरे जो बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में कर रही है, जो उन्होंने महाराष्ट्र में करा, जो उन्होंने मध्य प्रदेश में करा, जो उन्होंने और कई राज्यों में करा, ये अब जानती है, उन्होंने कई कई जगह सरकारें गिराई और बनाई है, ठीक है। वो इसी तरीके से काम करते हैं। ऑपरेशन कमल हमने नहीं चलाया, उन्हीं का दिया हुआ है, ये आप जानती हैं। तो हमने मीडिया के आगे आके बताया कि इस तरीके की हरकतें भाजपा कर रही है। अब उसके अंदर किसने करा, क्या करा, ये जनता में डायरेक्ट बताने की चीजें नहीं है, ठीक है। वो हम जहां पे ट्रायल होगा, जहां पे जरूरत होगी, वहां उस चीज को बता देंगे। बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये है कि आप बार बार कह रहे हैं कि क्या हुआ उत्तराखंड में, क्या आपको नहीं मालूम, क्या क्लियर चीजें निकल, ठीक है। उसके बाद में 2014 के अंदर हमने बकायदा स्टिंग की वीडियो तक जारी कर दी। भाजपा के उपाध्यक्ष थे दागा साहब, थी ना वो वीडियो। क्या करा आप पुलिस ने उसके अंदर? कुछ भी नहीं करा। वो तो हमारा एक भी विधायक ना बिका है ना बिकेगा। वो करा था ना, आपके मीडिया पे दिखाया था ना। आप बताइए, नहीं हो तो वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, आप नेट पे देख लीजिए। है खुद भाजपा ने उनको नोटिस भी दिया कि बताइए भाई ये क्या है, क्योंकि फंस गए। जब फंस गए तो अपने आदमी के खिलाफ ही खड़े होने की कोशिश करने लगे। मेरा ये कहना है, और पूरी दिल्ली की जनता जानती है कि क्योंकि चुनाव आ रहा है तो एक नौटंकी करना है। अरविंद केजरीवाल को डराने की कोशिश हो रही है, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हिले। आज तक तो हिली नहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक इनसे हिलते तो है नहीं, ना इनसे डरते हैं, लेकिन लगातार ये कोशिश जारी है। इसीलिए ये नौटंकी होती है। मैंने आपसे एक सवाल करा था कि वो हमारे यहाँ पर आए, मीडिया को कैसे पता लगा कि पुलिस ऐसे नोटिस देने आ रही है? और क्या कभी आपने सुना है कि किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के हाथ में डायरेक्ट कोई नोटिस इस तरीके से दिया जाता है? अगर ऐसी कोई जानकारी हो तो आप मुझे बता दीजिए, या और जो साथी पैनलिस्ट हैं वो मुझे बता दें। धन्यवाद। ठीक है, चलिए राजेश जी, मेरे मन में कुछ और भी काउंटर सवाल थे, लेकिन और भी चर्चा में मुझे मेहमानों को जोड़ना है, इसलिए मैं और सवालों के साथ वापस आती हूँ। जफर इस्लाम जी कुछ इसमें कहना चाह रहे हैं। जफर इस्लाम जी, देखिए ऑपरेशन लोटस जो है वो होता है महाराष्ट्र में, हमने देखा, कई जगहों पर देखा, इसलिए देखिए आपकी सरकार पर सवाल भी उठता है और हर विपक्षी दल ये कहता है कि आप एक डराने की कोशिश होती, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो। अब दिल्ली पुलिस को आपने लगा दिया और विधायकों से संपर्क भी करते हैं आप, ये भी एक बड़ा बार बार आरोप लगता है। अर्पिता जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो लोग भी आते हैं भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है, लेकिन वैसे लोग जो जनता की सेवा करना चाहते हैं और उनको वो मौका नहीं मिलता अपनी पार्टी में, और वो चाहते हैं कि ऐसी पार्टी हो जो समर्पित होकर सेवा करे, वो लोग आते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन अगर इनसे मैं पूछता हूं कि इनको 5 बार समन किया है केजरीवाल जी को, क्यों भाग रहे हैं भाई? अगर उनको इतने क्लीन है, उन्होंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया है, नहीं झुकने वाले, कोई झुकने के लिए नहीं कह रहा। आपको समन भेजा गया है, आप अपीयर होइए और अपनी क्लैरिफिकेशन दीजिए। ईडी के सवालात होंगे, उनके जवाब दीजिए। अब आपको बोला जा रहा है इस पे नोटिस दिया गया तो इसको नौटंकी बता रहे। अरे भाई, आपके पास कुछ प्रूफ है तो प्रूफ दीजिए। आपको एजेंसी जो है पुलिस तो अब तहकीकात करना चाहती है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने सवाल पूछा है आपके विधायकों के से, 7 विधायकों का नाम भी लिया आतिशी ने, तो उसको दे दीजिए। कहां गई वो रिकॉर्डिंग? क्यों भाग रहे हैं भाई? क्यों भगौड़े बने हैं? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं इनसे कि भगौड़े क्यों बने हैं? आप तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन को साथ लेकर आए थे ना कंधे पे, आप भाग रहे हैं क्यों? आप आइए, समन दिया गया, आप आइए, बताइए। हकीकत यह है अर्पिता जी कि इन्होंने बहुत बड़ा करप्शन किया है, चाहे वो इसमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत बड़ा करप्शन किया है, इन्होंने दारू से रिलेटेड, शराब में नीति में बदलने से बहुत बड़ा करप्शन किया है। हर विभाग में करप्शन है और ये जवाब नहीं देने की स्थिति में है। लेकिन केजरीवाल ने देखिए यहाँ पर बोला कि देखिए उन्हें हम नहीं रखना चाहते, जो जनता की सेवा नहीं करते, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको हम नहीं रखना चाहेंगे अपनी पार्टी में, बाकी सबका स्वागत है। हेमंत बिस्वा शर्मा पे नहीं है आरोप, शुभेंदु अधिकारी पर नहीं है आरोप, जितेंद्र तिवारी पर नहीं है आरोप। देखिए, फिर ये आरोप लगाते हैं कि आपकी वॉशिंग मशीन में धुल गए ये सारे के सारे। मैं तो ये कहता हूं, मैं अर्पिता जी, मैं तो सीना ठोक के एक बात कहता हूं, इनकी पार्टी में या किसी पार्टी में देश के अगर कोई ऐसा है जिसको वो लोग समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी है, उस पार्टी से उस आदमी को अपनी पार्टी से निकाल दे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने कार्रवाई की है और इसको निकाल दिया है, तब उनको कहने का मौका है। उनकी पार्टी में है तो बिल्कुल क्लीन है, हमारी पार्टी में आ गए तो भ्रष्टाचारी की नजर से देखने लगे। अरे भाई, एजेंसी अपना काम करती, जैसे अभी केजरीवाल जी को समन किया गया है तो वो भी ये तो आपकी तरफ से भी होते हैं, जो लोग दूसरी की पार्टी में हैं, जब तक हेमंत बिस्वा शर्मा आपके साथ नहीं थे, कितने बयानों के तीर चलाए आपने, भ्रष्ट बताया उनको, लेकिन अब आपकी पार्टी में आने के बाद कोई भ्रष्ट नहीं है, तो ये तो बयान आपके भी बदल जाते हैं सर। ऐसा कुछ नहीं अर्पिता जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कभी एजेंसी को भेजा या रोका है?
बिल्कुल नहीं रोका है। नहीं, एजेंसी बाकी अपना जगहों काम पर करती इतनी बार रहती है, समन चला जाता है। लेकिन आपके अगर यहाँ आपको जो आ लगता है जाते कि हैं, उन पर भ्रष्टाचारी है तो समन नहीं निकाल जाता। दीजिए। इसीलिए देखिए सवाल सर आपसे भी उठते हैं ना कि ये दबाव बनाने की कोशिश रहती ऐसा है नहीं है। विपक्ष के नेताओं पर। ऐसा नहीं है अप्रीता जी, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा इसमें सच्चाई नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि इनके पास 5 समन की क्या जरूरत है, एक ही समन में आके ठीक है। अपने सफाई दे दें। ठीक है, जरा मैं आज इसका रिएक्शन हरिशंकर हेमंत जी का भी सोरेन कहाँ लेना। है आप बताइए? जेल में। वो कह रहे थे नहीं हेमंत सोरेन जेल में क्यों है? वो कह रहे थे कि हमने कोई क्राइम नहीं किया। आप देखिए कितना करप्शन किया है, किस तरह का उन्होंने प्रदेश को लूटा है, कितनी गबन किया है, हर डिपार्टमेंट में गबन किया है। माइंस अपने नाम लिखवा लिया है, जमीनें अपने नाम लिखवा लिया है, बेनामी प्रॉपर्टी थे। वही उसका जो पूरा दूसरा रूप जो है केजरीवाल जी है। इसी तरह से प्रदेश को लूटा है, इसलिए इनको जवाब देना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते। ठीक है, हरिशंकर भगोड़ा का गुप्ता जी। खिताब इनको दिया जा रहा है, लेकिन इनको कितना भी भागे ठीक है सर, आपको भी क्या असर आ रही भागते हो? लेकिन इनको जफर जी ईडी के सामने आना ही पड़ेगा, जैसे हेमंत सोरेन का है। ठीक है सर, इनको थोड़ा चुप ठीक करा है। दीजिए। हरिशंकर गुप्ता जी, आपको भी क्या ये लगता है कि ये नोटिस जो है, नोटिस की नौटंकी चल रही है? देखिए, ये तो राजेश गुप्ता जी ने विस्तार से बता ही दिया है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा। आपने बड़े वाजिब सवाल जफर साहब से पूछे हैं और उनका कोई जवाब वो दे नहीं पाए, हकलाने लगे। जब उनको लगा कि उनके गिरबान पर हाथ पड़ने लगा है, सच्ची बात पूछ ली अर्पिता जी ने, जिस चीज को वो झूठ बोल रहे हैं, और मैं ये कहूंगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। आपने हेमंत का जिक्र किया, आपने दूसरे शुभेंदु का, आप रुक जाइए आप जबर साहब, गलत बात मत बोलिए। में हाथ डाल के आप रुक जाइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अरे पीछे आप रुक जाइए, आप मत बोलिए, में हाथ डाल के बीच में मत बोलिए, जफर जी, बीच में मत बोलिए, बीच में मत ठीक सर, एक एक करके सर। कितने ईमानदार है ये दुनिया देख रही है, कर रहे हैं। सत्ता की लालच में आप कितने चापलूसी ईमानदार है कर दुनिया रहे हैं। देख रही है आपको। सत्ता की चापलूसी लालच में छोड़ दीजिए, चापलूसी कर रहे हैं। आपकी चापलूसी करूं मैं? अरे ईमानदार आपकी चापलूसी करूं मैं? सर ठीक है, यहाँ तो पर्सनल नहीं जाना है ना सर। जफर जी, किसी पे एक्शन नहीं किया, हैंड इन ग्लव्स है आप दोनों इनको चुप करप्शन कराइए। वाले पार्टी है, दोनों हैंड इन चुप कराइए, ग्लव्स बहक गए हैं ये। आप बहक गए हो जफर साहब, गलत पार्टी में चले गए हो। या कुछ नहीं मिलने वाला आपको, अरे या पता है आपको कुछ नहीं मिलने वाला, चलिए, जूते अपना मिलेंगे काम आपको कीजिए। यहाँ पर, अरे आपको जूते खाने मिलेंगे यहाँ पर। आपको सर ठीक है आपको सर, कौन बोल हरिशंकर जी, जफर जी, ठीक है सर। देखिए, ये किसी पर्सनल चर्चा नहीं चल रही है ना सर। आप जिस लायक है ना, जफर नहीं तो आप मुझे बोलने दीजिए ना, मैं उनके बीच में बोला नहीं था। आपको जफर जी बीच में प्लीज बोला सर, नहीं था। अच्छा नहीं लगेगा आवाज कम करवाने में सर। जफर जी प्लीज अपनी अपनी बारी में। जफर जी निकाल देना चाहिए। ठीक है सर, पर्सनल अटैक नहीं, आप दोनों देखिए, एक पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, इस मंच पे अच्छा नहीं लगता ना इस तरह क्या होता है? आप जो मर्जी बोलते रहे, सर इतना अच्छा नहीं लगता ना सर। ठीक है, लगती है आपको। ठीक है हरिशंकर जी, आप चुप रहिए, आप बैठिए, हरिशंकर जी पर्सनल अटैक नहीं, और प्लीज अपनी बात रखिए। ठीक है जफर जी, प्लीज आवाज कम करानी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा सर। एक सेकंड रुक जाइए। साफ कहना चाहता हूँ, हाँ रुक जाइए जफर जी, एक साफ कहना सेकंड। चाहता हूँ, हरिशंकर जी, हाँ जिसने भ्रष्टाचार किया वो भुगतेगा। और आज जो लोगों को नजर आ रहा है, देश को नजर आ रहा है, वो देख लीजिएगा कि विपक्षी गठबंधन को तार तार करने की, तोड़ने की, बिखेरने की और विपक्षी नेताओं का मनोबल तोड़ने की भरकर पथन कोशिश कर रही है ये बीजेपी की सरकार। इनकी रूह कांपती है। इनको डर किस बात का है? हेमंत सोरेन को अंदर किया, अब केजरीवाल को अंदर करने वाले हैं, नीतीश को तोड़ने की कोशिश की, ममता बनर्जी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं अभिषेक बनर्जी के माध्यम से। ये किस लिए हो रहा है? ये आप भी समझती हैं, हम भी समझते हैं। ये इसलिए हो रहा है ताकि सीधा मुकाबला ना हो, एक उम्मीदवार इनका, एक उम्मीदवार हमारा ना खड़ा हो। पिछले चुनाव में 38% वोट बीजेपी को मिला था, 62% वोट विपक्ष को मिला था। इनको पता है अगर वैसी स्थिति बन गई और विपक्ष सारा इकट्ठा हो गया तो ये कहां पर है? ये इनकी 4 सीटें रह जाएंगी हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए बौखलाहट है इनकी, इसलिए रोज ईडी और सीबीआई का माध्यम से करते हैं। और एक बात बता दीजिए मेरे को अर्पिता जी, पूरे देश के अंदर कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर इन्होंने खरीद फरोख्त नहीं की है? क्या खरीद फरोख्त की लिखित होता है? खरीद फरोख्त की रिकॉर्डिंग होती है? जो ये पूछ रहे हैं, इन्होंने जो किया वो बता दें पहले। कितनी शिकायतें इनके खिलाफ हुई हैं, एक का जवाब दिया। ठीक है, कोई पुलिस की नहीं कार्रवाई हरिशंकर हुई? जी, क्योंकि आपने कहा देखिए खरीद फरोख्त की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन आपने अब तारीफ भी कर दी राजेश जी की। आतिशी तो कह रही है उनके पास बातचीत का पूरा ऑडियो है, पूरी जानकारी उनके पास है। आपको नहीं लगता कि उनको दे देना चाहिए? तो वो उनकी जिम्मेदारी वो पेश करेंगे। हाँ। इस बात में मैं कोई इंकार नहीं करता। हाँ। अगर जो कहा है उसको प्रूव करें वो। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, पूरे देश के अंदर कितने राज्य ऐसे हैं अर्पिता जी, बहन, कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर इनके खिलाफ में मोटे सबूत के साथ में खरीद फरोख्त के आरोप लगे हैं। कितनी सरकारें इन्होंने खरीदी है,
गिराई है। जफर साहब इससे इनकार कर सकते हैं क्या? हाँ। खाली बोल देना, दूसरे को नीचा दिखाना, यही इन लोगों को आता है और कुछ नहीं आता है। ठीक है जफर जी, फेयर गेम करे, फेयर पॉलिटिक्स करे, पता लग जाएगा मैं जवाब कौन इनके साथ। ठीक है हरिशंकर जी, ठीक है सर, देखिए, ओके सर। हाँ देखिए सत्ता की लालच की इतनी मजबूरी होती है इनकी। ये वही पार्टी के प्रवक्ता है जिनको गिरबान में हाथ डाल के केजरीवाल ने इतने सारे लोगों के नाम लिए और इनको सत्ता से बेदखल किया। आज इनकी पैलाइश कर रहे हैं और इनकी चमचागिरी कर रहे हैं इसलिए कि इनकी मजबूरी है। ये 4 सीटों पे भाजपा को ले जाना चाहते हैं, 4 में खुद सिमट गए हैं। जफर जी, अब आप ऐसे अलायंस की बात करेंगे तो फिर तो अलायंस देखिए, अब नीतीश के साथ जो बना है आपका, उसको लेकर भी सवाल उठने लग जाते हैं ना। सर ये मत कहिए ना, ये तो मजबूरी होती है, राजनीतिक मजबूरियां, ये तो सबके साथ है। एक मिनट सुनिए, तो मैं ये राजनीतिक मजबूरी है तो ये निजी जो कमेंट कर रहे हैं कि मुझे क्या मिलेगा, अरे सत्ता के लालची, तुम्हें क्या मिलेगा तुम अपने बारे में सोचो। मुझे क्या मिलेगा मैं तुम्हारे से पूछ के आ रहा हूं क्या, या तुमसे कह रहा हूं कि मेरे बारे में बताओ कि मुझे क्या मिलना चाहिए। जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे समझ में आता है। ठीक है, मैं जरा चर्चा में विशाल मिश्रा जी को भी जोड़ना चाहूंगी। विशाल जी, आपको क्योंकि इस नोटिस को, ठीक है सर, जफर जी आ रही हूँ, मैं विशाल मिश्रा जी को भी जोड़ लूं। विशाल मिश्रा जी, सीधे तौर पर जिस तरह ये बातें कही जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से नोटिस को लेकर कि देखिए इसमें एफआईआर नहीं है, इसमें समन नहीं है, सिर्फ एक ब्लैंक पेपर है जिसको चिपका दिया गया है, ये तो एक खत जैसा है। अरे नोटिस का स्वरूप तो यही होता है ना जब आपसे पूछताछ के लिए आपको बुलाया जा रहा हो। कौन सा आपको गिरफ्तार कर रहे हैं? अर्पिता जी, बड़ी विचित्र बात है और बड़ी विडंबना है। एक तरफ तो संविधान की बात की जाती है, कानून की बात की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, दूसरी तरफ उन्हीं संविधान के अंतर्गत दी गई संस्थाओं की अवहेलना की जा रही है। अभी मैं आपके पैनल पे सुन रहा था कि कहा जा रहा था कि हम मीडिया को क्यों बताएं। मत बताइए मीडिया को, नोटिस आ रहा है जाके क्राइम ब्रांच को बता दीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी आपने कहा कि कहा जा रहा है कि ये कोई संबंध तो है नहीं, कोई एफआईआर तो नहीं है, तो मानवर संबंध भी तो 5-5 आए, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? मेरा एक सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है, क्या एक आम आदमी, क्या एक साधारण आदमी 5-5 सम्मन को दरकिनार कर सकता है? मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। आप अपने आप को बहुत कट्टर ईमानदार कहते हैं, तो जनता के सामने चीजें आनी भी तो चाहिए। न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। आप साच को आंच क्या? मैं तो बस एक सवाल पूछ रहा हूं और उसके बाद ये कह देना कि नहीं, अरे आपके पास सब कुछ है तो पुलिस को बता दीजिए। लेकिन इस प्रकार के स्टेटमेंट से आप पब्लिक में कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? तो वही वाली शायरी यहां पे लागू होती है शेर कि धुआं धुआं तो है, इसको छुपाएं कैसे, अंदर की हकीकत को बताएं कैसे। ठीक है राजेश, लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में है, आप प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 समन पहुंचता है, उन 5 समन को आप ऐसे बोलते हैं कि ये जिस तरीके से आना चाहिए ये गैर कानूनी है। आखिरकार आप किसी प्रक्रिया को मानने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं सारी चीजों के जवाब दे देता हूं। पहले बात तो इस्लाम साहब इतना गुस्सा ना हो। मुझे सच बताऊं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इस्लाम आबाद बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी खूबसूरत लाइन है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट, तो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं इस पे आता हूँ कि जो आपने कहा कि 5 संबंध हमको मिले, तो हम क्यों नहीं उसके ऊपर कोई जवाब दे रहे। पहली बात आप देखिए कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ईडी के अंदर उन्होंने 1 साल से बंद करा हुआ है। संजय सिंह जी को 4 महीने से बंद करा हुआ है। एक नया पैसा ईडी बता पाई मनी ट्रेल का कि कहां से आया, क्या घोटाला करा, कहां से पैसे लिए, कहां लगाए, कुछ भी नहीं। अब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को उसके अंदर बंद करना चाहते हैं। हम बार बार पूछ रहे हैं कि बताइए कि आप हमें एज अक्यूज बुला रहे हैं कि विटनेस बुला रहे हैं, ईडी नहीं बता रही है। उसके बाद में कल को एक बात मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे राजनीतिक विश्लेषक जो बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि मुझे हमें जानना चाहिए कि समझिए कि ईडी ने बुला लिया और 2 साल के लिए, 1 साल के लिए अरविंद जी को बंद कर दिया। विशाल जी की आवाज दीजिए। बात अरविंद जी की नहीं है, बात अरविंद जी की नहीं है, बात दिल्ली की जनता की है जिन्होंने सीटें। 1 मिनट चुप हो जाओ, हम आपके बीच में नहीं बोले थे। पॉलिटिकल आदमी चुप रहे तो आप तो कम से कम चुप रहिए साहब। मेरे सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे सवाल है। आपने पूछ लिया, आम आदमी 5-5 सम्मन को दरकिनार कर सकता है?
सुनिए, एक प्रवक्ता जब जवाब दे रहा हो तो राजनीतिक विषयों को सुनना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। तो मैं आपको टोकता, मैंने तो नहीं टोका। तो हम अपनी पढ़ाई लिखाई का परिचय दें, संस्कारों का आरोप भी आप ही लगाएंगे और उन आरोप के लिए आप तकलीफ नहीं देंगे। भैया आप रुक जाओ। अरे इतनी तकलीफ तो इस्लाम साहब को नहीं हो रही, तथ्यों पर बात इतनी तकलीफ इस्लाम साहब को नहीं हो रही, आपके पेट में काहे दर्द हो रहा है? चाहता हूं ऐसी आरोप भी लगाएंगे और आरोप के बारे में ऐसी बहस नहीं करता, भी नहीं करेंगे। सुनिए, मैं ऐसी बहस नहीं करता, मैं ऐसी बहस नहीं करता। आप चुप रहिए, मैं बोल लूं फिर आप बोल लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि कल को मुख्यमंत्री जी को बंद कर देते हैं। बात अरविंद जी की बात नहीं है, बात दिल्ली की जनता की है, जिन 62 सीटों को 70 में से देके एक तरफा लोगों ने जिताया कि ये आदमी, ये मुख्यमंत्री दिल्ली की गरीब जनता के लिए काम करेगा, आम जनता के लिए काम करेगा। आप उसे 2 साल बाद छोड़ भी देते हो तो ये दिल्ली की जनता कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी सारी सरकार? ठीक है राजेश जी, मेरा एक सवाल आ जाता है फिर मन में। ठीक है विशाल जी, प्लीज उनको जवाब दे अपनी अपनी बारी में प्लीज। सर एक सवाल फिर मन में आ जाता है। राजेश जी, आप ये कह रहे हैं कि जनता जो अरविंद केजरीवाल को देख रही है, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं उसको सुन रही है, अरविंद केजरीवाल पर किस तरह निशाना साधा जा रहा है वो देख रही है, तो जनता फिर तो ये भी देखती है ना कि विक्रम मजीठिया के ड्रग्स माफिया कहने पर मानहानि का केस होता है, जाके माफी मांग लेते हैं। नितिन गडकरी पर दिल्ली के रिक्शा मामले में, जमीन घोटाले में कई गंभीर आरोप आपने लगा, मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने लगा दिए, बाद में माफी मांग ली। कपिल सिब्बल पर 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बकायदा की और कहा निजी लाभ के लिए शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप उन्होंने लगाया, बाद में लिखित तौर पर सर माफी मांग लेते हैं। अरुण जेटली पर डीडीसीए कार्यकाल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं। तो जब मुख्यमंत्री साहब ऐसे कर रहे हैं तो ये भी तो मैसेज जनता में जा रही है। जनता ये देख रही है कि ये लीजिए चुनावों में खड़े होकर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उधर जाके कोर्ट में सेटल कर ले रहे हैं माफी मांग के। पिताजी, ऐसे बीजेपी के कई नेताओं ने हम पे आरोप लगाए हुए हैं, कई बार आप उनकी डिटेल्स देना नहीं चाहते। अरे आप दीजिए सर, मैं थोड़ी प्रवक्ता हूं सर, मैं तो अपने सवाल लेकर आई हूं। आज अरविंद केजरीवाल पे डिबेट है, उन पे चर्चा, इसलिए इस पर सवाल है। हाँ अरे मैं वही आप जवाब दे रहा हूँ, आप सुनते नहीं हो, आपको बहुत जल्दी आज। अरे सर मैं काउंटर करना चाहती हूँ सर, आप ये चाहते हैं सर, सुनिए राजेश जी ऐसे नहीं होता ना सर, आपसे कोई सवाल पूछ ले, आप चाहते हैं कि सवाल ना पूछो, बस मुझे आप 30 सेकंड, आप 30-40 सेकंड 1 मिनट दीजिए, मैं आऊंगा एक भाषण के तौर पर अपनी लाइन बोलूंगा और चला जाऊंगा। सर ये चर्चा है, डिबेट है इसका नाम सर, ये कोई रैली कोई सभा नहीं हो रही है ना कि 1 मिनट आप बोलते रहेंगे। मैं काउंटर सवाल तो पूछूंगी ना सर, बार बार आप उसके लिए मत रोकिए मुझे। मैं बीच में जवाब देने लग जाऊंगा तो फिर आप भी बात नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। चलिए सर, अब वो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। और सभ्यता आप मत समझाइए सर, किसी एक प्रवक्ता से किसी को भी, ना मुझे आपसे सभ्यता सीखनी है ना आपको मुझसे सभ्यता सीखनी है। शब्दों का चयन सही करिए आप। कोई यहाँ सभ्यता सिखाने, कोई सर्टिफिकेट देने, सभ्यता सिखाने के लिए नहीं बैठे सर, स्कूल नहीं है ये। नहीं, अरे सवाल होने दीजिए ना, आप ऐसे वर्ड बोलेंगे तो जिस पर मुझे आपत्ति है तो मैं वो दर्ज कराऊंगी। आपके सर्टिफिकेट, आपकी सभ्यता का भाषण सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ सर। आप मुझे सभ्यता नहीं सिखाएंगे, मैं भी आपको सभ्यता नहीं सिखा सकती। एक प्रवक्ता है आप सर, और मैं भी एक बड़े चैनल की एक एंकर हूँ। आप बैठ के यहाँ सभ्यता नहीं सिखाएंगे मुझे। मुझे घमंड ना दिखाइए, बड़ी चैनल के एक्टर है। किसी बात का घमंड सर, घमंड किसको है? 5-5 समन चले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको गैर कानूनी बता रहे हैं, और ये घमंड किसका है सर? मुझे जवाब देने दीजिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ अपनी पार्टी का। मुझे अरे जवाब दीजिए, सभ्यता मत सिखाइए ना, फिर आप जवाब दीजिए सर। इस्लाम साहब को क्यों नहीं देखा आपने? इस्लाम साहब को बोलने दे रहे, मुझे बोलने नहीं दे रही आप। मैं बोलूंगा, मुझे आप बोलने दीजिए, आप बोलती रहिए। हो गया, बोलिए क्या करना है। आपको बोलने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन आप बात ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे ना सर। चिल्लाते रहेंगे तो नहीं। मैं ये कह रही हूँ आप सभ्यता नहीं सिखाएंगे सर, आप सभ्यता मत सिखाइए। आपसे मैं एक सुनिए सर, एक एंकर के तौर पे मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरा हक काउंटर सवाल पूछने का है, वो आप नहीं छीन सकते, पहली चीज। दूसरा, आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझे सभ्यता सिखाएं, और मुझे भी कोई हक नहीं है कि मैं आपको सभ्यता सिखाऊं। आपसे सवाल पूछने का मेरा हक है, एक प्रवक्ता के तौर पर आपको जवाब के लिए बुलाया है। बहुत सीधी सी रेखा है सर, इसको ना आप पार कीजिए ना मैं पार करती हूँ। अब अगर आप जवाब देना चाहें हाँ तो अपनी बात रखिए सर। अब आप मुझे बोलने दीजिए। मेरा बार बार ये कहना है कि आप कहती है, अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला अजीत पवार जी के लिए कि 70,000 करोड़ का पता नहीं कितने हजार करोड़ का घोटाला करा, तो महाराष्ट्र पुलिस उनको नोटिस दे दे कि मोदी जी बताइए कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला अजीत पवार जी ने कैसे करा। तो आप चाहते हैं कि मोदी जी के हाथ में नोटिस दिया जाएगा और मोदी जी जाके जवाब देंगे? अब हर राजनीतिक आरोप का जो बात होगी उसके तरीके से नोटिस जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं अपनी रैलियों में, और सभी बोलते हैं। आपको पता है ना, बोला ना मोदी जी ने, उन्होंने कहा अजीत पवार जी ने एनसीपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, तो एक पुलिस का नोटिस भिजवा देते हैं मोदी जी को, और मोदी जी जवाब देने कि एनसीपी कैसे भ्रष्ट पार्टी है, और फिर इस बात का भी जवाब दे कि अजीत पवार जी को उन्होंने अपनी पार्टी में कैसे ले लिया। बताइए आप, इस बात का कोई जवाब है? आपने कहा माफी मांगने का, अरे हमने अंग्रेजों से माफी तो नहीं मांगी, ये अंग्रेजों से माफी मांगने वाली पार्टी है इस्लाम जी जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिखित में माफी है, पेंशन लेते थे, आपको पता है ना ये बात, ये वही पार्टी है। आज के लोगों को बरगला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे खुशी हो रही है कि इस्लाम बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
मुझे बहुत खुशी हो रही है, दोनों चीजें मुझे बहुत माफी एक्साइट मांग कर रही लिया, है। वेरी उसके सर, ये जो बार बार आप चलता रहे। इस्लाम, सुनिए, आप जो जफर इस्लाम को बार बार ये कह रहे हैं ना, वो बीजेपी को मैं तो तारीफ कर रहा हूं, मैंने बुरा तो नहीं कहा। सर, ये तरीका भी ठीक नहीं है सर। आप जान रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये जान रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। मत कीजिए सर, मत कीजिए। यहाँ मैं एक प्रवक्ता के तौर पर सबको देखते हूँ, हिंदू मुसलमान इस डिबेट में मत बांटिए सर, प्लीज। मैंने तो कहा नहीं, प्लीज सर, आप क्या कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है सर। आप क्या कर रहे हैं वो आप भी समझ रहे हैं, जो जनता देख रही है वो भी समझ रही है। और प्लीज मेरे इस मंच को आप इस तरह मत बांटिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। राजेश जी रुकिए। जफर इस्लाम जी, देखिए अर्पिता जी, क्या है कांग्रेस पार्टी या आप, ये मुस्लिम समाज को के साथ खिलवाड़ करते हुए आई है और ये खिलवाड़ करते रहते। मेरा नाम इस्लाम है, इसलिए मुस्लिम समाज से हूं, इसलिए इस तरह की बातें इनको कहने का लगता है कि लाइसेंस मिला हुआ है और खिलवाड़ करती है। मैं इस पार्टी में हूं, मैं गर्व से कहता हूं ऐसी पार्टी में हूं जहां सभ्यता है, जहां अपनी बातें कहने का मौका मिलता है। और वैसे नहीं, आप कहते मैं क्या बना, मैं कम से कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। और जरा मैं गुप्ता जी को बताना चाहता हूं कि वो तो जनता ने इनको 2013 में 2015 में दोनों बार बेदखल कर दिया, थप्पड़ मार दिया, इसलिए कि उनकी हैसियत ही नहीं है कि जनता के सामने एक सभ्य तरीके से पेश आए। अब मुझे जिस तरह की भाषा और अमर्यादित भाषा में जो बातें कह रहे थे, मुझे अफसोस है कि इन्हें एक राजनीतिक पार्टी में, कहीं राजनीतिक पार्टी ने मौका दिया है कि नेशनल टीवी में आके अपने पार्टी का पक्ष रखे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस लायक है ये कि अपने पार्टी का पक्ष रख पाए इतने सीनियर होने के बाद। एनीवे, मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता हूँ। एक मिनट सुनिए, एक मिनट। नहीं, आप इसको नहीं करना है सर। हम लोग मुद्दे पर बात करें। जो उन्होंने सवाल पूछा मैं आपको दोहरा देती हूँ। वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी चुनावी रैलियों से बहुत सारी ऐसे बात करते हैं, क्या उनको नोटिस पहुंच जाता है क्या? अगर उनको नहीं पहुंचता तो अरविंद केजरीवाल को क्यों? देखिए मैडम, ऐसा है, उन्होंने कहा, मेरे पार्टी में किसी ने नहीं कहा कि मेरे पार्टी के किसी विधायक को या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी और पार्टी ने पैसा देने का या ऐसा आरोप लगाया है। अगर उन्होंने लगाया है कि हमने ऐसा कुछ किया है, हमारे किसी पार्टी के मेंबर ने ऐसा किया है, तो सिर्फ हमने क्या कहा? हमने तो कुछ कहा नहीं, हमने तो कंप्लेन की। अब पुलिस ने कहा गई कंप्लेन आई है, वो भी जाके कंप्लेन करे कुछ लगता है तो। और पुलिस ने सिर्फ उनसे मांगा है कि भाई आप वो प्रूफ दिखाइए तो हम पे एक्शन लेगी। हम तो कह रहे भाई प्रूफ दिखा दीजिए, पुलिस एक्शन लेगी। अब हकीकत है, देखिए अभी राजेश जी कह रहे थे, राजीव गुप्ता जी कह रहे थे कि केजरीवाल जी को समन दिया जा रहा है कि 2 साल हवालात के अंदर बंद कर देंगे। अरे भाई, इतने सारे आपके एमएलए हैं, देश में इतने सारे लोग हैं, सबको समन भेज के अंदर बंद कर दे रहे क्या? अंदर बंद कर दे रहे भाई, आपको अपियर होना, और आपके सामने कोर्ट भी तो है। अगर आप हवालात में गए हैं, ईडी ने आपको हवालात में भेज दिया, तो क्या कोर्ट से आपको राहत नहीं मिल सकती? लेकिन हकीकत है कि जब आप इतने बड़े क्राइम करेंगे तो आपको पता है कि कोर्ट से राहत नहीं मिलने वाली है, इसलिए आप भाग रहे हैं कोर्ट से। अगर आप कोर्ट से कभी आदमी क्राइम ना करे, मान लिया एक बार को कि आपको किसी वजह से आप चले गए अंदर, तो कोर्ट तो है ना आपके पास। ये देखिए सीधी सी बात है, एक वकील है, ऐसा तो है नहीं कि अचानक से दिल्ली पुलिस आप पर पहुंच गई। बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई, आप लोग लगातार ये आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। उन्होंने शिकायत की, आपको प्रधानमंत्री की किसी भाषण से दिक्कत है, उन्होंने कुछ आरोप लगाए जो आपको लगता है कि गलत है, तो आप भी शिकायत कीजिए, उनको भी नोटिस पहुंचेंगे, तो प्रक्रिया के तहत हो रहा है ना सर। जी को नोटिस दे दो। अच्छा, मैं एक बात करता हूं, देखिए बड़े आराम से इस बात को समझिएगा। मैंने कोशिश करी बड़े आराम से, लेकिन जब बातें तलखी की हो गई, मैं बोल नहीं पाया, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। ठीक है, लेकिन मैं बात को आराम से करता हूँ कि मुझे नहीं पता इस्लाम साहब जो बात कर रहे थे, हरिशंकर जी को कह रहे थे, मुझे कह रहे थे कि गुप्ता जी कहा तो दोनों ही गुप्ता है। तो सर, बात है, राजनीति में जीत हार होती है। मैं भी 2 बार का विधायक हूँ और इस बात का घमंड किसी को नहीं होना चाहिए। जनता जिताती है, जनता हराती है। पॉइंट की बात यह है कि जो नोटिस दिया गया, अगर दिल्ली पुलिस में शिकायत करी गई तो वो नोटिस सीधे मुख्यमंत्री जी के हाथ में नहीं दिया जाता, उसे नौटंकी नहीं करा जाता, नोटिस आते रहते हैं। हमारा ये कहना। आपने ईडी के लिए बात करा, तो सर आपको मालूम होना चाहिए कि 2019 के अंदर पीएमएल एक्ट के अंदर जो बदलाव करे भाजपा ने संसद के अंदर, उसके बाद में जो बेल है वो लगभग नामुमकिन हो गई है मिलनी। इसीलिए ईडी के ही केसेस होते हैं। लगभग 6000 केसेस के अंदर सिर्फ 25 में आप अभी तक चार्जशीट कर पाए, जिसमें 24 में आज की कन्विक्शन आई, सिर्फ 25 केसेस में। 96% केसेस आपने विपक्ष के ऊपर करे हुए हैं सर। और बार बार मैं कह रहा हूं, संजय सिंह जी और मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर है, आप कुछ प्रूव नहीं कर पाए, आप कॉन्टिन्यूसली अलग अलग धाराओं में करके उनको बंद करें। हम अलग अलग पार्टी को पसंद कर सकते हैं, इस्लाम साहब आप अलग पार्टी में, हरिशंकर जी अलग में, मैं अलग में, लेकिन देश का एक संविधान, एक संघीय ढांचा है, हम सबको मिलकर उसके ऊपर काम करना है ना। किसी ने गलत करा उसे बंद कीजिए, कौन मना कर रहा है? हमने पूछा है कि हम बता तो दो ईडी के नोटिस में क्यों बुला रहे हैं, एज ए विटनेस, एज ए एक्यूज है, क्या ये नहीं बताया जा सकता? बार बार पब्लिक में एक परसेप्शन बनाना कि 5 नोटिस दे दिए नहीं आए। क्या हम सीबीआई में नहीं गए? सीबीआई ने 56 सवाल पूछे थे,
हमने उनके जवाब दिए, 11 घंटे बैठे मुख्यमंत्री जी उसमें, तो ईडी में भी चले जाते। लेकिन बताइए तो सही, खैर अब तो कोर्ट में ईडी चली गई है, हम अपने कानूनी बोले रहे हैं, इस पर मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन हम आएंगे उसका जवाब देंगे। और आप यकीन मानिए कि इस देश, हमने कहा है हम ईमानदार पार्टी, हम कट्टर ईमानदार पार्टी, हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, इस बात को आप समझिए। और किसी से भी पर्सनल ना मैंने आप में कोई कटाक्ष करा, मुझे अच्छा लगा, मैंने आपको बताया, कटाक्ष नहीं है, मुझे खुशी है जी। लेकिन फिर राजेश जी इसको इस तरीके से भी देख लीजिए ना कि जिन लोगों पर आप कहते हैं आपके जितने नेता जेल के अंदर भी हैं वो साफ पाक हैं, वो उनकी साजिश है, लेकिन जिन पर आरोप लग जाता है आप ये कहते हैं कि वो तो भ्रष्ट हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि वो भी साफ पाक हो सकते हैं? वो तो जेल में भी नहीं है, तब भी आप आरोप लगाते हैं ना बीजेपी के कई नेताओं पर, फिर उनको भी माफी दे देनी चाहिए। कहते हैं भाई उनके ऊपर भी साजिश हुई होगी, सब कुछ छोड़ दीजिए ना। फिर ये ऐसा तराजू क्यों है? आपके नेता जेल में भी हो तब भी साफ है, और बीजेपी के नेता जिन पर सिर्फ अभी आरोप चल रहे हो, जिन पर सिर्फ अभी कार्रवाई चल रही हो, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं। ऐसा कैसे है? पिताजी उसमें डिफरेंस ये है कि हमारे नेताओं को तो आपने 1 साल से अंदर डाला हुआ है, और आप उनको रोज ग्रिल कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भाजपा को ज्वाइन कर लेता है, या कोई भाजपा का नेता है, या किसी लड़कियों के साथ बदतमीजी कोई भाजपा का नेता करता है, तो एफआईआर कराने के लिए भी जाके कोर्ट में जाना पड़ता है। आपको मालूम है ब्रिजभूषण सिंह जी का केस। तो हमारी कहना यह कि कानून के तरीके से चीजों को होना चाहिए। आप करें जो गलत है उसको कौन कह रहा है कि छोड़ दो, लेकिन कानून के तरीके से बुलाइए, पूछिए, सवाल कीजिए, ग्रिल करिए, गलत है तो पकड़िए, सही है तो सिर्फ क्योंकि वो आपकी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा, या आपके गठबंधन को ज्वाइन नहीं कर रहा, या कोई ईमानदार आदमी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की बात करता है। एक छोटा-छोटा रिएक्शन में ले लेती हूं। जफर इस्लाम जी, यूपीए शासन के अगर मुकाबले देखें तो 8 साल में 27 गुना ईडी छापेमारी बढ़ गई है, कार्रवाई बढ़ गई है, तो इसलिए भी आरोप लग रहे हैं ना कि अब इनको दुरुपयोग इनका हो रहा है ईडी और सीबीआई का। इस पर जल्दी से जवाब, फिर हरिशंकर जी और विशाल मिश्रा जी आ रहे हो। देखिए अर्पिता जी, करप्शन को प्रमोट करना का काम यूपीए ने किया है। आपको ही मालूम है, इस दुनिया के हर लोग इस कहते थे कि ए पार्टी ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स, कांग्रेस पार्टी के, गवर्नमेंट ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स। ये मैं नहीं कह रहा, पूरे दुनिया के सारे अखबार समय मेरे पास थोड़ा कम है। ये हमारी पार्टी का पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। हरिशंकर जी, अब जफर साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी, और ये बात तो बड़ी घिसी-पिटी हो गई। अच्छा, ये तो 10 साल से यही बात कह रहे हैं, और 70 साल से ये लोग जो बात कह रहे हैं वो उसको आप लागू कर रहे हैं। 10 साल से कांग्रेस को भ्रष्ट बता रहे हैं, एक केस भी कांग्रेस के खिलाफ में बना जिसके बल के ऊपर ये सत्ता के अंदर आए थे। 2G, 3G, विशाल जल्दी से एक छोटा सा कमेंट। मेरा एक ही कहना है कि अगर संविधान भारत का सर्वोपरि है और जो है लॉ ऑफ द लैंड है, तो उसका जो अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समानता है कि नहीं है? तो जब विधि के समक्ष समानता है तो फिर आप अपने आप को विधि से अलग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है, लेकिन अभी फिलहाल तलवार लटक रही है और समन 5 पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल को, एक पर भी वो हाजिर नहीं हुए।